बायोट-सैवर्ट लॉ पर, ठीक है। अब बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प के साथ, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, बायोट-सैवर्ट लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है, ठीक है, उसके बारे में हमने सारी बातें की थी बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। आज हम एक नया मेथड फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसकी हेल्प के साथ अगेन हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं। दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प के साथ भी हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही फाइंड करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ आल्सो वी आर गोइंग टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे कंपेयर कर सकते हो आप गॉसेस थ्योरम के साथ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में मेरे पास गॉसेस थ्योरम निकल के आ रहा था। अब गॉसेस थ्योरम हम जैसे यूज करते थे, ठीक है, कुछ स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, सिलिंड्रिकल सरफेसेस के लिए, प्लेन सरफेसेस के लिए, ठीक है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता था तो हम गॉसेस थ्योरम की हेल्प के साथ करते थे। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म में गॉसेस थ्योरम की जगह हम एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। हमें पता तो चल ही गया कि एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने करना क्या, तो आइए इसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर मैं बात करूं, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, तो मैं ऐसे ये कह सकता हूं कि दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर मैं बात करूं तो मैं इससे ये बोल सकता हूं दिस इज द ऑल्टरनेट मेथड। एक अलग मेथड है, एक और मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी, ठीक है। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक और मेथड है, लेकिन इसकी कुछ अपनी बातें निकल के आती हैं, इसकी कुछ अपनी बातें निकल के आती हैं, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर एडवांस लेवल ऑफ सिमेट्री। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर एडवांस लेवल ऑफ सिमेट्री इज रिक्वायर्ड। सिमेट्री इज रिक्वायर्ड। सिमेट्री मतलब सेम, लाइक इन गॉसेस थ्योरम। जैसे गॉसेस थ्योरम के अंदर हम देखते हैं ना, सिमेट्री चेक करते थे, वहां पर इमेजिन करते थे गॉसियन सरफेस, ठीक है, कभी स्फेरिकल मान लेते थे, कभी सिलिंड्रिकल सरफेस मान लेते थे, ठीक है, जैसे गॉसियन सरफेस जैसे इमेजिन करते थे, ठीक है। एडवांस लेवल ऑफ सिमेट्री इज रिक्वायर्ड। एट दैट पॉइंट एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूज्ड लाइक इन गॉसेस थ्योरम। जैसे गॉसेस थ्योरम में हम सोच के चलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो वी आर गोइंग टू कंपेयर, हम थोड़ा थोड़ा इसे कंपेयर करते हुए जा रहे हैं गॉसेस थ्योरम के साथ, लेकिन कंपैरिजन डजंट मीन कि ये बिल्कुल मैच करेगा उसके साथ, ठीक है। इसकी अपनी कुछ डिफरेंसेस हैं गॉसेस थ्योरम के साथ। हम ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के कजन ब्रदर्स हैं, ठीक है, ब्रदर्स हैं लेकिन कजन है, एक घर में नहीं रह रहे। अब कजन्स के बीच में डिफरेंसेस तो होते हैं, तो वैसे डिफरेंसेस भी इनके बीच में है, लेकिन भाई हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता था, एडवांस लेवल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ये कहीं ना कहीं एडवांस लेवल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए यूज किया है। सो डिफरेंसेस इनके अपने अपने हैं, ठीक है, हम वो देखेंगे, धीरे धीरे हम देखते जाएंगे उसके बारे में, ठीक है। अब गॉसिस थ्योरम होता क्या, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
एम्पेयर सर्कुलर लॉ होता क्या उसके बारे में बात करें। ठीक है, इमेजिन करिए कि मेरे पास एक करंट निकल के आ रहा है, ठीक है, अब ये करंट है, अब ये लेकिन करंट कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब आपकी कॉपी के परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर और पेज के अंदर जा रहा है, मेरे ये व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस करंट को मैं नाम दे देता हूं I1, ठीक है, मैं मेंशन कर दिया कि ये इनसाइड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इमेजिन ये करके चलना, ये सिंबल मैंने बना दिया इसका, ठीक है। इसी तरह से मेरा एक अदर करंट जा रहा है I2, अब ये सिंबल को मैंने नाम दे दिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर लेकिन आउटसाइड, बाहर की तरफ आ, ये मैं सिंबल्स लेके चल रहा हूं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो पेपर में से एक करंट पेपर के अंदर जा रहा है, दूसरा करंट पेपर के बाहर की तरफ आ रहा है, दूसरा करंट पेपर के बाहर की तरफ आ रहा है। हम यहां पर ये सिंबल के साथ ये नोटेशन मान के चल रहे हैं, ये सिंबल के साथ ये नोटेशन मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो करना क्या है, तुम आप खुद सोचो, अगर अब पेन को रखकर रखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, और मान के चलो थंब के इनसाइड की तरफ जा रहा है, तो आप देखोगे कर्वी फिंगर्स आपकी इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस तरह से अगर बाहर की तरफ निकल के आ रहा है तो कर्वी फिंगर्स आपके पेन के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हुए जा रही है। तो ये क्या निकल के आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड। हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड पाम रूल लगाया, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की क्या निकल के आ रही है, रोटेशन निकल के आ रही है, ठीक है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आ रहा है, रोटेशन में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इमेजिन कर लिया यहां पर कोई पी पॉइंट है, मैंने यहां पर क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया ये कोई पी पॉइंट है, ठीक है। पी पॉइंट के सराउंडिंग्स में मैंने एक सर्कल इमेजिन किया, ठीक है, याद रखिएगा ये सर्कल स्फेयर नहीं है। गॉसियन थ्योरम में हम क्या करते थे, स्फेयर इमेजिन करते थे, यहां पर सर्कल इमेजिन करना, ठीक है। अब ये सर्कल कैसे इमेजिन कर सकते हो, मैंने उसका मेथड आपको बता दिया, कैसे इमेजिन किया जा सकता है। ये इमेजिनरी सर्कल है, कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाले करंट के ऊपर रखो, I1 करंट के ऊपर अपने पेन को कॉपी के ऊपर, और थंब को टुवर्ड्स इनसाइड की तरफ लेके जाओ, ठीक है, डायरेक्शन लेके आओ, तो आपकी कर्वी फिंगर्स क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। आप चेक करो पी पॉइंट की तरफ मेरी कर्वी फिंगर्स क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसी सर्कल जिस डायरेक्शन में मेरी कर्वी फिंगर्स रोटेट कर रही है, उसी डायरेक्शन के अंदर मैंने इमेजिन कर लिया एक सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल क्या होता है, ये सर्कल को बोलते हैं हम लूप, ये सर्कल को क्या बोलते हैं, लूप, क्लोज्ड लूप। इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड लूप बोलते हैं, और इसका पूरा नाम निकल के आता है एम्पेयर्स लूप, इसका पूरा नाम निकल के आएगा एम्पेयर्स लूप, ठीक है जी, इसका पूरा नाम निकल के आएगा एम्पेयर्स लूप। ये इमेजिनरी सर्कल है, ठीक है जी। अब ये सर्कल की डायरेक्शन इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, वो आपकी विश है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपकी विश है, ठीक है। चलो मैंने इसकी सर्कल की डायरेक्शन क्या इमेजिन कर ली, ये इसकी डायरेक्शन इमेजिन कर ली, ये सर्कल की डायरेक्शन अपनी तरफ से इमेजिन कर ली, ठीक है। ये क्लॉकवाइज इमेजिन किए, चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी इमेजिन कर सकते हो, वो आपकी विश है, वो आपकी विश है। अब मैंने ये अगर डायरेक्शन इमेजिन की है तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, जो करंट I1 मतलब जो करंट कॉपी के अंदर की तरफ जा रहा है वो करंट की डायरेक्शन में क्या मान के चल रहा हूं, पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। जो करंट कॉपी के बाहर की तरफ आ रहा है उसे मैं क्या मान के चल रहा हूं, नेगेटिव मान के चल रहा हूं, उसे मैं क्या मान के चल रहा हूं, नेगेटिव मान के चल रहा हूं।
ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो, नोट करने वाली बात ये निकल के आती है, अब एवरी टाइम जो एम्पेयर्स लूप निकल के आ रही है ना, उसकी डायरेक्शन इमेजिन करना जरूरी नहीं होता। यहां पर मैं जरूर मान के चल रहा हूं, ठीक है, आज का जो मेरा लेक्चर निकल के आएगा उसमें अगर आप एम्पेयर्स लूप की डायरेक्शन इमेजिन नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं पूरे कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि यहां पर मुझे डायरेक्शन इमेजिन करने की जरूरत, रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। डायरेक्शन तभी इमेजिन करते हैं व्हेन देयर इज, डायरेक्शन तभी इमेजिन करते हैं व्हेन देयर आर टू करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सिंगल करंट है ना, इफ देयर इज अ सिंगल करंट और टू करंट्स इन सेम डायरेक्शन, then there is no need to imagine, then there is no need to imagine current। तब इमेजिन करने की जरूरत नहीं है करंट। ठीक है ना, इमेजिन करंट नहीं, इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, दो करंट्स ले रहा हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर मैंने लूप की डायरेक्शन अपनी तरफ से इमेजिन कर दी। अब याद रखिएगा, जैसे वहां पर गॉसियन सरफेस इमेजिन किया जाता है, यहां पर क्या इमेजिन किया जाता है, एम्पेयर्स लूप इमेजिन किया। और एम्पेयर्स लूप की यहां पर डायरेक्शन अगर आपको डिसाइड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, वो आपके बीच निकल के आती है, चाहे क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, लेकिन तभी करती हैं व्हेन देयर इज एटलीस्ट टू करंट्स, वो भी क्या निकल के आए, ऑपोजिट डायरेक्शंस में निकल के आए, ठीक है। अगर सिंगल करंट आ रहा है या एक ही करंट, दो करंट्स आ रहे हैं सेम ही डायरेक्शन में, तब आपको लूप की डायरेक्शन इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये सारी चीज डिस्कस करने के बाद एम्पेयर सर्किटल लॉ बोलता क्या, एम्पेयर सर्किल बोल क्या रहे हैं, ठीक है, एम्पेयर बंदे ने बोला क्या। मैं थोड़ा सा ये रब कर रहा हूं, अब याद रखिएगा, आई टू करंट बाहर की तरफ आ रहा है, कॉपी के बाहर की तरफ आ रहा है, उसे नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, और आई वन करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो उसे पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा क्या निकल के आया यहां पे, एम्पेयर्स लॉ क्या बोलता है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट। अब वो इमेजिन कर लेते हैं, अब यहां पर मेरा निकल के आ रहा है करंट एलिमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया, ये करंट एलिमेंट निकल के आया डीएल। सिमिलरली यहां पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया, ये करंट एलिमेंट निकल के आया डीएल, ठीक है। यहां पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया, ये करंट एलिमेंट निकला। अब यहां पर तो आप कहीं पर भी ये सारे पॉइंट्स मेरे इस तरह से, ये पॉइंट्स भी यही चीज इमेजिन करवा, मैंने यहां पर बीच में सिर्फ सर्टेन पॉइंट्स ले लिए। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आप देखो जरा, I1 की डायरेक्शन में देखो जरा, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, तो करंट मूविंग इनसाइड द पेज ऑफ द कॉपी, पेपर ऑफ द नोटबुक, ठीक है, प्लेन में। तो करंट किस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, पी पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने सही ली है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सही ली है। तो ये किसके इक्वल निकल के आता है, म्यू नॉट आई इनसाइड। करंट इनसाइड का क्या चक्कर है वो मैं समझाता हूं, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये एम्पेयर सर्किटल लॉ ने बोला। इसे कंपेयर करके चलते हैं गॉसेस थ्योरम के साथ। गॉसेस थ्योरम क्या कहती थी, गॉसेस थ्योरम कहती थी सरफेस इंटीग्रल, ये क्या कह रही है, लाइन इंटीग्रल। डिफरेंस देखिए, ये सर्कल है, स्फीयर नहीं है, ठीक है।
गॉसेस थ्योरम में हम स्फीयर कंसीडर करते थे, जहां पर स्फीयर कंसीडर करोगे वहां पर सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। गॉसेस थ्योरम कहते थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ, ठीक है। अब वो फ्लक्स की बात करते थे, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए किसके इक्वल निकल के आता था, क्यू नॉट टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल करंट एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, टोटल करंट कह सकते हो आई को, ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई। अब होगा क्या, लाइन इंटीग्रल से हमें मिलने क्या वाला, अब ध्यान से सुनो इस बात को, लाइन इंटीग्रल से मुझे मिलने क्या वाला, ठीक है। लाइन इंटीग्रल का मतलब ये निकल के आता है कि जितने भी ये करंट एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये करंट एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं सभी को उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या निकल के आ रहा है, पूरे सर्कल के ऊपर मेरे पास ये डीएल निकल के आ रहा है, ये पूरे सरफेस के ऊपर डीएल्स निकल गया, ये सारे डीएल्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है सारी, इंटीग्रेशन का मतलब ये निकल के आ रहा है सम अप, सारा उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। ये सारा उठा के ऐड कर दो, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, ठीक है। एडिंग द करंट एलिमेंट्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, ठीक है। और आई इनसाइड का मतलब क्या निकल के आ रहा है, अब यहां पर लिखो आई इनसाइड का मीनिंग करो, नोट करते जाओ इस बात को, अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो। आई इनसाइड का मतलब निकल के आता है, अब आई इनसाइड यहां पर अगर देख के चलें, ठीक है, तो यहां पर क्या मतलब निकल के आ रहा है, जो करंट लूप के अंदर, ठीक है, जो एम्पेयर्स लूप के अंदर करंट्स हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, जो अंदर निकल के आ रहे हैं। अब हमने क्या बोला था, I1 को क्या कंसीडर करो, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस I2 को क्या कंसीडर करो, नेगेटिव, तो ये क्या निकल के आ रहा है, यहां पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर I इनसाइड निकल के आ रहा है I1 माइनस I2, I इनसाइड निकल के आ रहा है मेरा I1 माइनस I2, ठीक है। इस बात को समझो, ठीक है, ये सर्कल के लिए, ठीक है। अभी आई इनसाइड और एक्सप्लेन करता हूं, अब इसे ध्यान से समझिएगा। मैंने वापस ये एम्पेयर्स लूप इमेजिन की, ये मेरा करंट निकल के आ रहा है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है। इसी तरह से मैंने एक बाहर करंट मान लिया I3, इसी तरह से ये I4 करंट भी आउटसाइड द एम्पेयर्स लूप मान लिया, ठीक है। अब P पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, P पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब याद रखो इस बात को, बड़े ध्यान से नोट करिएगा इस बात को, ठीक है, बड़े ध्यान से नोट करना। अब आई इनसाइड का मतलब है, आई इनसाइड का मतलब ये निकल के आ रहा है कि करंट्स जो भी लूप के अंदर होंगे, ठीक है, ओनली दोज करंट्स which are in the loop, एम्पेयर्स लूप, ठीक है। एक पॉइंट तो ये निकल गया। सेकंड, यार जो मेरे आउटसाइड करंट पड़े हुए हैं, जो मेरे बाहर करंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आ रही है ना P पॉइंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इन चारों के कारण जो निकल के आ रही है वो वाली निकल के आएगी, ठीक है। करंट कौन सा लेते हैं, आई इनसाइड का मीनिंग क्या निकल के आता है, ओनली दोज करंट विच आर इन द एम्पेयर्स लूप, वेयरएज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो निकल के आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P
at P is due to all the currents. अब ये डिफरेंस दिमाग में रख के चलेगा, I1, I2, I3, I4। मतलब अगर I1 और I2 लूप के अंदर, एम्पेयर्स लूप के अंदर तब भी नहीं भी हैं, तब भी इनके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी, वो सारी लेनी है, भले ही वो लूप के अंदर करंट्स हो या ना हो। आई इनसाइड में स्ट्रिक्टली लूप के अंदर वाले करंट्स लेने हैं, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए आसपास सराउंडिंग्स के अंदर जितने भी करंट्स निकल के आ रहे हैं, उन सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो सारी उठानी है। अब ये छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं जो ध्यान में रखनी है when you are talking about the ampere circuital law, when you are talking about the ampere circuital law। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, अम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है, इज एप्लीकेबल एनीवेयर। ठीक है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल एनीवेयर। हर जगह पर लग सकता है ये लॉ, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसने क्या बोल दिया, उसने एनसीईआरटी ने हमें हर जगह पर अप्लाई करने के लिए नहीं बोला। दिस लॉ इज एप्लीकेबल एनीवेयर, चाहो तो जहां मर्जी अप्लाई कर सकते हो ये लॉ, मैं पहले ही बोल के चल रहा हूं। बट एनसीईआरटी कुछ और बोलती है। एनसीईआरटी कहती है हमारे पास 3 कंडीशंस निकल के आ रही हैं जहां पर ये लॉ अप्लाई करना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर सर्टेन कंडीशंस, देयर आर कंडीशंस, एनसीईआरटी की बुक उठा के देखो जाए, देयर आर कंडीशंस वेयर दिस लॉ कैन बी एप्लीकेबल। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हर जगह पर लगाना है ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस निकल के आएंगे। याद रखियो, कॉम्प्लेक्स मैथ्स कैलकुलेशंस निकल के आएंगे। तो यहां पर आप जब कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कंडीशंस क्या करती हैं, मेरी वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाती। फिर अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली वो कंडीशंस कौन सी निकल के आ रही हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे मैं कैसे बना सकता हूं, यहां पर इसे अलग फॉर्म के अंदर करते हैं। ठीक है, दिस लॉ इज यूजफुल, दिस लॉ इज यूजफुल इफ, अब ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चल रहा है, या कह लो हमारी +2 क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहा है। ठीक है, अब एग्जाम में अगर पूछ लिया अंडर व्हाट कंडीशंस एम्पेयर सर्किटल लॉ इज वैलिड, ठीक है, व्हेन एंड वेयर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है, या अंडर व्हाट कंडीशंस एम्पेयर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल, तब भी यही बात लिखनी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन बना लो, यहां पर एग्जाम में आ भी सकता है, अंडर व्हाट कंडीशंस एम्पेयर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है, या फिर दिस लॉ इज यूजफुल इफ। अब ये जरूरत की बातें निकल के आ रही हैं, ये कहां पर यूज करना है, हर जगह उठा के यहां पर यूज नहीं करेंगे +2 क्लास में। वैसे कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर +2 क्लास की अगर हम बात करें तो हर जगह यूज नहीं करेंगे। सर्टेन कंडीशंस निकल के आ रही हैं जहां पर ये लॉ को यूज करना है। तो मेरी पहली कंडीशन इसके बीच में निकल के आती है, अगर बात करें फर्स्ट कंडीशन इसके बीच में निकल के आती है, B इज टेंजेंशियल, B इज टेंजेंशियल टू लेंथ। पहली कंडीशन है B अगर टेंजेंट
फ्लो टू दी लेंथ। जैसे पीछे चेक करिए जरा, इस फिगर में चेक करिए, यहां पर बी क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, ये बी टेंजेंट पे निकल के आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, लेंथ ऑफ द लूप टेंजेंट बना के निकल के आ रहा है, बी इज टेंजेंशियल टू दी लूप, ठीक है। सो बी इज टेंजेंशियल टू दी लूप टू दी लेंथ। दूसरा क्या हो, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट हो सकता नहीं, होना ही चाहिए। एक तो बी क्या हो, टेंजेंशियल हो टू दी लेंथ, दूसरा नॉन जीरो एंड तीसरा कांस्टेंट हो। बी यहां पर मैं हमेशा क्या मान के चलने वाला हूं, कांस्टेंट। अब मेरी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी उसने कांस्टेंट बोल के। प्रॉब्लम कैसे खत्म कर दी, हम यहां पर लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। अगर बी मेरा कांस्टेंट है, सोचो ये बात को, बी अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में से बाहर निकल के आ जाएगा। बी मेरा अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में से सीधा ही बाहर निकल के आ गया, उसकी कभी इंटीग्रेशन करनी ही नहीं है। मेरा काम क्या होगा, लिमिटेड। अब मुझे ज्यादा कैलकुलेशंस में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस लॉ इज यूजफुल इफ बी इज टेंजेंशियल टू द लेंथ, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट हो, ठीक है, नॉन जीरो और कांस्टेंट निकल गया, ठीक है। कैलकुलेशन देखो कैसे डिक्रीज कर दी, कांस्टेंट बोलने के बाद मेरी कैलकुलेशन एकदम से डिक्रीज होगी, कैलकुलेशन से एकदम से डिक्रीज होगी मेरी, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हो, जब मैं इसकी फिर लाइन इंटीग्रल करूंगा, यहां पर टेंजेंशियल है तो एंगल क्या निकल के आएगा, जीरो। टेंजेंशियल है तो cos 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, cos थीटा, तो cos यहां पर थीटा क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, टेंजेंशियल, ठीक है। बी अगर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन में से बाहर निकल के आ जाएगा। इंटीग्रेशन अकेली किसकी होगी, सिर्फ डीएल की। अब आप चेक करो जरा, ये सारे डीएल अगर ऐड करता हूं, इंटीग्रेशन क्या होता है, सम अप, ये सारे डीएल अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या निकल के आ रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या लिख दूंगा, 2 पाई आर, अगर रेडियस आर मान के चलो, ठीक है। या फिर अगर सर्कल नहीं इमेजिन करना अभी, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार सर्कल ही निकल के आएगी, स्केयर भी आ सकता है, तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, एल लिख लेते हैं। डिपेंड करता है कि वो अगर सर्कल है कि स्फीयर है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या निकल के आ रहा है। सिमेट्री चाहिए हमें, एडवांस लेवल की सिमेट्री चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी पहली कंडीशन आ गई। सेकंड, बी इज नॉर्मल, बी क्या निकल के आए, नॉर्मल टू दी लेंथ, नॉर्मल टू दी लेंथ। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। बी इज नॉर्मल टू दी लेंथ, अगर बी नॉर्मल टू दी लेंथ निकल के आ गया तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो। cos 90 डिग्री जीरो निकल के आ गया तो मेरा लाइन इंटीग्रल क्या निकल के आएगा, जीरो, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री निकल के आ जाएगा तो याद रखिएगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, ठीक है। फिर से काम बड़ा इजी हो गया, सीधा ही आंसर ही जीरो निकल के आ गया, कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पर इसने सीधा ही बोल दिया, अगर बी लेंथ के साथ मतलब करंट एलिमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो सीधा ही आंसर, काम ही खत्म, सीधा खटाक जीरो। तो ये मेरी पहली दो कंडीशंस निकल के आ गई, नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है, बी क्या हो जाए, एलिमिनेट, बी क्या हो जाए, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब बी इज इक्वल टू क्या निकल के आया, जीरो। इवन देन ये मेरा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। बी एलिमिनेट हो गया तब भी मेरा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा।
ठीक है। अब एनसीईआरटी इन 3 कंडीशंस में एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाने के लिए बोल रही है। हालांकि एनसीईआरटी ये बोलती है कि अगर ये 3 कंडीशंस होंगी तभी एम्पेयर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल है। यहां पर थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आती है हमारी एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि एम्पेयर सर्किटल लॉ इज एप्लीकेबल एट एनी पॉइंट, एवरीवेयर, हर जगह लग सकता है। लेकिन एनसीईआरटी ये बोल रही है कि अगर ये 3 कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी तभी एम्पेयर सर्किटल लॉ लगता है, ठीक है। बट मैं ये बोलता हूं दिस लॉ इज यूजफुल इफ ये 3 कंडीशंस अगर लग रही है, ये 3 कंडीशंस अगर मेरी लगती है, ठीक है। इस बात की तरफ ध्यान दो। ठीक है। अच्छा, अब जो लूप निकल के आती है, लूप इज ऑलवेज सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल लेके चलनी या बहुत हाई लेवल की सिमेट्रिक लेके चलनी। फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, सर्कल हो सकता है, पीछे देखा हमने, स्केयर हो सकता है, ठीक है। सिमेट्री की बात कर रहे हैं ना। लूप जो एम्पेयर लूप निकल के आ रही है वो हाईली सिमेट्रिक होगी, ठीक है। जैसे सर्कल, स्केयर, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सर्कल ऑल्सो, इट कैन बी स्केयर ऑल्सो, इट कैन बी सर्कल ऑल्सो और इट कैन बी स्केयर ऑल्सो। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ की एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल क्या ले रहा हूं मैं यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, अब ये आर्टिकल किया हुआ हमने, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हमने ये आर्टिकल पीछे बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प के साथ किया था, ठीक है। तो इनफाइनाइट के लिए मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आता था, इसका रिजल्ट मेरे पास निकल के आ रहा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, ठीक है। अगर रिजल्ट याद हो, I अपॉन A या R कह लो या कोई भी डिस्टेंस ले लो, ठीक है। अब इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट के लिए मेरे पास क्या आता था, यहां पर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, एक्सट्रीम एंड्स के साथ जो एंगल बनाता था वो 90 डिग्री था। अगर आपको याद हो, स्पेशल केस था ये हमारा, इसका ये स्पेशल केस निकल के आता, ठीक है। अब ये तो वहां पर किया था हमने बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प के साथ, ठीक है। एक मिनट, अच्छा, ये वाला रिजल्ट अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, ठीक है। हमने वहां पर इनफाइनाइट के लिए किया था, वहां पर φ1 और φ2 क्या निकल के आते थे, 90 डिग्री। तो ये रिजल्ट हमारे पास कुल मिला के क्या निकल के आता था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2I अपॉन A। अब ये वहां पर हमने यूज किया था बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प के साथ, ठीक है। अब मैं शो कर रहा हूं कि एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले बोला एम्पेयर सर्किटल लॉ इज यूजफुल इफ 3 कंडीशंस दी हुई हैं मुझे, ठीक है। और वो तो कंडीशंस चलो है ही है, हमने वो कंडीशंस का ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने बोला था कि एम्पेयर सर्किटल लॉ कैन बी एप्लीकेबल ऑन एनीथिंग, हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं,
अब ये सेम आर्टिकल हम एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प के साथ करने जा रहे हैं और मैच करते हैं कि रिजल्ट मैच करता है कि नहीं करता, रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ध्यान से इमेजिन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इमेजिन यहां पर इनफाइनाइट वायर इमेजिन कर लिया। इनफाइनाइट वायर मैंने यहां पर क्या कर ली, इमेजिन कर ली। ठीक है, अगले पेज पे इमेजिन करते हैं, वहां पर आर्टिकल दोबारा करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट पेज, ये इनफाइनाइट वायर मैंने यहां पर इमेजिन कर ली। इनफाइनाइट वायर मैंने इमेजिन कर दी, ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, इंफिनिटी, ये नीचे। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट वायर में से मैंने मान लिया कि ये करंट निकल के आ रहा है, ये आई करंट निकल के आ रहा है, ये आई करंट निकल के आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, ठीक है, मैंने क्या बोला था, वैसे तो आप इमेजिन कर लिया करो लूप को। अगर मैं लूप को इमेजिन करके चलूं, अगर ये पी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो लूप मैं इस अकॉर्डिंगली सर्कल की फॉर्म के अंदर इमेजिन कर लूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने ये भी बोला था सिंगल करंट है तो लूप की डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहां पर क्या किया, वायर ली, वायर के सराउंडिंग में, ठीक है, लूप इमेजिन कर ली। और अगर लूप इमेजिन करने में आपको दिक्कत आए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में राइट हैंड थंब रूल लगा दिया करो, जो कर्वी फिंगर्स निकल के आ रही हैं तो लूप उसी डायरेक्शन, वैसे लूप इमेजिन कर लिया करो, जिस पॉइंट के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पर सर्कल इमेजिन कर लिया करो, वहां पर सर्कल इमेजिन कर लिया करो। तो ये मेरा एम्पेयर्स लूप मैंने इमेजिन कर लिया रेड कलर का। ठीक है, अब मैं ना इसका टॉप व्यू देखने वाला हूं, ऊपर से देखूं जरा कैसा लग रहा है, देखिए सही कैसा निकल के आ रहा है। अगर ये मैं ऊपर से देखूं, सपोज करो मेरे मुंह की तरफ करंट निकल के आ रहा है, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है, अगर ऊपर से मैं वायर को देख रहा हूं कि करंट मेरी तरफ आ रहा है, मेरे नाक की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो मैं ये लूप को इमेजिन कर सकता हूं। ठीक है, करंट अगर मेरी तरफ आ रहा है, मतलब एंटर कर रहा है, मेरे नाक में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मैं करंट को इमेजिन कर लेता हूं ये कि ये भी अंदर की तरफ आ रहा है। मैंने पहले ये नोटेशन बताई हुई है आपको, ये नोटेशन हमने मान ली थी कि करंट जब परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द पेपर गेटिंग इनसाइड। ठीक है, तो मैं ऊपर से सर्कल को देख रहा हूं, ऊपर से एम्पेयर लूप्स को देख रहा हूं सर्कुलर डायरेक्शन में, तो रो से जो मैं देख रहा हूं इस डायरेक्शन में निकल के आ रही, ऐसे ऐसे निकल के आ रही। ठीक है, सर्कल थोड़ा अच्छा मान लो, ठीक है, इमेजिन कर लो ये सर्कल, ये टॉप व्यू निकल के आएगा। अब इसमें टॉप व्यू को इमेजिन करना, तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, यहां पर मैं मान के चल रहा हूं करंट इज, यहां पर एक्स का मतलब ये क्या निकल के आ रहा है कि करंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ऑफ पेपर मूविंग इनसाइड, अंदर की तरफ जा रहा है। और अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो मुझे ये सर्कल साफ साफ नजर आएगा। ये सर्कल मैं इमेजिन कर सकता हूं इस तरह से नजर आने, जो आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर, आपके कॉपी के पेज के ऊपर नजर आ रहा है। ये मेरा एक तरह से टॉप व्यू निकल के आ रहा है अगर मैं ये वाली फिगर को देखूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने इमेजिन किया ये पी पॉइंट है, यहां पर जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इस डायरेक्शन में निकल गया, या फिर इस डायरेक्शन में निकल गया, अलग अलग पॉइंट्स पे ये टेंजेंशियल निकल गया, टेंजेंशियल निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहां पर मैंने करंट लूप इमेजिन कर लिया, ये डीएल आ, सिमिलरली यहां पर ये डीएल आ, सिमिलरली यहां पर ये डीएल आ, सिमिलरली यहां पर ये डीएल आ। अब आप खुद देखो, डीएल इस डायरेक्शन में जा रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो थीटा क्या निकल के आया? 0। ऊपर से टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है टू द लेंथ। तो मेरी कंडीशन, पहली कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। अगर आप कंडीशन की तरफ जाओ तो कंडीशन में उसने टेंजेंशियल टू लेंथ बोला हो, तो ये मेरा टेंजेंशियल टू द लेंथ निकल के आ तो रहा है। तो मतलब कि यहां पर मेरा वो पहली कंडीशन लग रही है, तो एम्पियर सर्किट लॉ कैन बी वैलिड। यहां पर मेरा एम्पियर सर्किट लॉ लग रहा है, ठीक है। अब अगर एम्पियर सर्किट लॉ इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर लिखूंगा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड का मतलब है लूप के अंदर जो करंट निकल के आ रहा है, लूप के अंदर जो करंट निकल के आ रहा है, ठीक है। जो एक्स करंट मैंने यहां पर टॉप व्यू में मेंशन किया है ना, ये लूप के अंदर है ना, मैं ये वाले करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस करंट ओनली, ठीक है। अब बी टेंजेंशियल टू द लेंथ है, तो एम्पियर सर्किट लॉ की पहली कंडीशन मेरी लग रही है इसके ऊपर, सो इट इज वैलिड, ठीक है। तो यहां पर एंगल क्या निकल के आ रहा है? 0। तो ये क्या निकल के आएगा? बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू आई इनसाइड, आई इनसाइड निकल के आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल के आया? बी कांस्टेंट है, मैंने पहले बोला था। यहां पर बी मेरा क्या निकल के आया? कांस्टेंट है, सिमेट्री है ना। सिमेट्री का मतलब ये, सिमेट्री का मतलब ही यहां पर ये निकल के आ रहा है एट ईच पॉइंट, जहां मर्जी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, वो क्या निकल के आएगी? कांस्टेंट। पहली कंडीशन में भी यही बोला हुआ उसने, ठीक है, कि अगर बी टेंजेंशियल टू द लेंथ होगा तो बी क्या होगा? नॉन जीरो एंड कांस्टेंट। तो यहां पर बी इंटीग्रेशन में से बाहर निकल के आ गया, तो इंटीग्रेशन अकेली किसकी होगी? डीएल। इंटीग्रेशन किसकी होगी? डीएल। अच्छा, डीएल की इंटीग्रेशन मुझे क्या दे रही है? सर्कल दे रही है। तो ये क्या, मैं मान लेता हूं इस सर्कल का जो रेडियस निकल के आ रहा है आर, ये इमेजिन कर लेते हैं ये आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। अब आई इनसाइड को आई कह देते हैं, एंगल करंट मालूम है, आई मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर अपॉन आई, आर अपॉन आई, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर इससे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, चेक करो ये, अगर इससे मैं 2 के साथ डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये रिजल्ट और पीछे जो ये रिजल्ट लिखा है आपस में मैच करके, बायट सावर्ट लॉ के कारण इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, और एम्पियर सर्किट लॉ जो रिजल्ट, लॉ के कारण जो इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दी कैसे एम्पियर सर्किट लॉ यूज हो रहा है और रिजल्ट बिल्कुल मैचिंग में निकल के आ रहा है। बायट सावर्ट लॉ की हेल्प के साथ भी इसका रिजल्ट सेम निकल के आ रहा है, और एम्पियर सर्किट लॉ भी लगा के इसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? सेम निकल के आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एम्पियर सर्किट लॉ। ये किस तरह से मैं एम्पियर सर्किट लॉ को यूज कर सकता हूं, यहां पर मुझे मेथड पता चला, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ बेसिक किया, इंट्रोडक्शन की है एम्पियर सर्किट लॉ की, होता क्या, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, इमेजिन कैसे करना है एम्पियर्स लूप, वो सारी बातें, ठीक है। अब वो वैलिड कब कब होता है उसकी एक एग्जांपल भी की है। कल मैं थोड़ी सी और एग्जांपल्स लेके आगे बढ़ूंगा, अभी मेरा एम्पियर सर्किट लॉ खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू में है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, जहां पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाकर मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बायट सावर्ट लॉ वहां पर कहीं ना कहीं हमें तंग करने वाला था, इसलिए ऐसी एग्जांपल्स निकल के आएंगी जहां पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के बाद
मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत इजीली ड्राइव हो जाएंगी, ठीक है। तो वो वाले एक्सप्रेशंस मेरे कल निकल के आएंगे, वो वाले मैं रिजल्ट्स कल लेके आऊंगा आर्टिकल्स। हाँ, इसके बीच में सोलेनॉइड आएगा, टॉरॉइड आएगा, वो आपकी रेफरेंस बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है, वो आएगा। लेकिन होता क्या है, रेफरेंस बुक में एम्पेयर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन देने के बाद एक प्रूफ भी देते हैं एम्पेयर सर्कुलर लॉ का, मैंने यहां पर अभी प्रूफ करवाया नहीं इसका, वो सीधा ही सोलेनॉइड और टॉरॉइड की सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर सर्कुलर लॉ। हम वहां पर आएंगे, लेकिन पहले एम्पेयर सर्कुलर लॉ के कंसेप्ट को अच्छी तरह से खाने के बाद, ठीक है। जब तक कंसेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझोगे एम्पेयर सर्कुलर लॉ के, तब तक उस आगे जो आर्टिकल्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो ये मेरा बड़ा बेसिक सा निकल के आ रहा था एम्पेयर सर्कुलर लॉ। यहां पर मैंने एक कंडीशन को की हेल्प के साथ एक एग्जांपल भी आज के सेशन में रखी एम्पेयर सर्कुलर लॉ के बारे में। हमें कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से धीरे धीरे एम्पेयर सर्कुलर लॉ को आगे रखने ट्राई करते हैं।